नमस्कार साथियों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। तो हम पहले थोड़ा सा फिजिक्स को देखते हैं कि फिजिक्स क्या थी। फिजिक्स बहुत फिजिक्स का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, लंबे समय से चलता आ रहा है। तो सबसे पहले जो न्यूटन था, तो 1600 से लगाकर 1700 सन के बीच में, तो यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, न्यूटन ने इसकी नींव रखी थी, मान के चलो कि फिजिक्स की। तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसको सपोर्ट किया था, आगे बढ़ाया था। फिर 1700 से 1800 के बीच में जो न्यूटन्स के द्वारा दिए गए नियम थे वही चल रहे थे, और वैज्ञानिक क्या कर रहे थे, उसी का सपोर्ट कर रहे थे। तो न्यूटन ने जो कणी का सिद्धांत दिया था, जो गति के नियम दिए थे, जो प्रकाश के लिए परावर्तन अपवर्तन के सिद्धांत दिए थे, उसी को ही वैज्ञानिक आगे बढ़ा रहे थे। फिर उसके बाद 1800 से लगाकर 1900 के बीच में इस सत्र में क्या हुआ था कि आप देखो कि न्यूटन अपने समय का बहुत पावरफुल वैज्ञानिक था, तो कोई भी उससे उलझना नहीं चाहता था। तो उसने जो परंपरा स्टार्ट की थी वो लगभग 150-200 साल तक तो चली। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ ऐसी एक घटना आई थी जैसे कि पोलराइजेशन, ध्रुवण आया था। तो ध्रुवण की व्याख्या न्यूटन्स के जो कणिका सिद्धांत थे या ज्योमेट्री थी, उस बेस पर इसकी व्याख्या नहीं हो पा रही थी। तो इसके लिए क्या किया था, ध्रुवण के लिए पहली बार प्रकाश को एक अनुप्रस्थ तरंग माना गया था। तो यहाँ पर अब इस 1800 से लगाकर 1900 के बीच में, अब देखो धीरे धीरे इंसान भी विकसित हो रहे जा रहे थे, तो नई टेक्नोलॉजी भी प्राप्त करते जा रहे थे। तो इन 300-400 सालों के अंदर 1600 से लगाकर 1900 या 1870 तक मान के चलो आप, फिजिक्स में कुछ ज्यादा विकास नहीं होता, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई थी। ठीक है, फिजिक्स के कुछ नियम थे जो चल रहे थे। तो ये जो फिजिक्स है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, जो न्यूटन के द्वारा एस्टेब्लिश थी और वैज्ञानिकों ने उसको क्या किया था, सपोर्ट किया था। लेकिन 1800, आप इसको 1900 तक भी ले सकते हो, लेकिन इस 30 सालों के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी व्याख्या क्लासिकल फिजिक्स के बेस पर नहीं की जा सकती थी। जैसे जिसमें हमारा पहला था कि आपका परमाणु का स्थायित्व या एटम का जो मॉडल था, स्टेबिलिटी क्यों थी। सॉलिड के अंदर, ठोसों के अंदर जो विशिष्ट ऊष्मा थी, तो स्पेसिफिक हीट सीवी, उसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे आती है, कांस्टेंट क्यों रहती है, इसकी व्याख्या भी क्या है, हमारी क्लासिकल फिजिक्स नहीं कर पा रही थी। फिर 1870-80 के अंदर जो आया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसकी भी व्याख्या क्लासिकल फिजिक्स पर नहीं हो पा रही थी, जो प्योर क्वांटम बेस्ड था। इसी के साथ जो सबसे फेमस था वो था हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इस प्रकार से क्लासिकल फिजिक्स जो न्यूटन द्वारा स्थापित थी, वो 1900 शताब्दी में आते तक, यानी कि 1890 या 99 तक आते आते क्या हुआ था, वो कुछ ऐसी घटनाएं जो सामने आ रही थी उसकी व्याख्या नहीं कर पा रही थी। इसलिए वैज्ञानिकों को महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं हमारी जो मूलभूत है, हमारा आधार है, उसमें कहीं ना कहीं समस्या है। तो इसको छोड़ते हुए सबसे पहले क्या किया था, मैक्स प्लांक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए पहली बार क्वांटा शब्द काम में लिया था। क्वांटा एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है पैकेट या बंडल, जो कि ऊर्जा का बंडल या पैकेट होता है। अब इस क्वांटा शब्द को काम में लेने के बाद ही उन्होंने सफलतापूर्वक ब्लैक बॉडी रेडिएशन की व्याख्या की थी। इसीलिए, और अपना जो विचार था वो जर्मन एकेडमी के सामने रखा था, वो रखा था 14 दिसंबर 1900 को, यानी कि दिसंबर 14 1900 के अंदर उसने, मैक्स प्लांक ने पहला विचार अपना जर्मन एकेडमी के सामने रखा था। इसी दिन को क्या कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स का बर्थडे माना जाता है। यही माना जाता है कि यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हुई थी। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स
19वीं सदी के अंत से लगाकर यानी 20वीं सदी के प्रारंभ से स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फिजिक्स का डिवाइडेशन हो जाता है। डिवाइडेशन कैसा, एक बाउंड्री लाइन जो बहुत ज्यादा शार्प नहीं है, 1900 और ये है उससे पहले का टाइम, और ये है हमारी 20वीं या 21वीं जो भी आज सदी चल रही है। तो इससे पहले जो फिजिक्स थी उसको हमने क्या किया था, उसको कह दिया क्लासिकल, और इसके बाद जो फिजिक्स में हमने कुछ चेंज किए थे उसको हम क्या कह रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। तो ये स्थिति क्लियर हो गई कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। तो क्वांटम मैकेनिक्स कुछ नहीं है, फिजिक्स है। फिजिक्स के अंदर कुछ चेंजेस हुए थे और ये बड़े चेंजेस 1900 शताब्दी के अंत में हुए थे, इसलिए हम क्या करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स को 20वीं शताब्दी की देन मानते हैं यहीं से हमारा क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हुआ था। अब हम बात करते हैं उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन घटना क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम समझे एक बड़ा टॉपिक। उससे पहले हमारा थोड़ा कंसेप्ट रेडिएशन के बारे में क्लियर होना चाहिए कि रेडिएशन कैसे कैसे इंटरेक्ट करता है। तो मान के चलो ये आपका एक कोई सरफेस है जिस पर क्या हो रहा है, यहाँ से रेडिएशन आ रहा है। तो इस रेडिएशन में क्या पॉसिबिलिटी रहती है, एक तो ये होगा कि ये इसके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाए, पहली संभावना, या रेडिएशन क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, या रेडिएशन क्या हो जाता है, इसमें से ट्रांसमिटेड ही हो जाता है। तो यानी कि टोटल एनर्जी Q के 3 फॉर्म हो सकते हैं। या तो ये क्या हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है, अगर एब्जॉर्ब नहीं हुई, कुछ अंश एब्जॉर्ब होता है, कुछ रिफ्लेक्ट होता है और कुछ ट्रांसमिटेड हो जाता है। तो हमारी टोटल एनर्जी है या टोटल रेडिएशन है उसके 3 फॉर्मेट हो सकते हैं, QA प्लस QR प्लस QT। तो यहाँ से हमारे पास एक कंसेप्ट आता है कि रिफ्लेक्शन क्या है या QR क्या है, रिफ्लेक्शन कांस्टेंट। तो रिफ्लेक्शन कांस्टेंट क्या कहलाता है कि आपकी टोटल एनर्जी जो यहाँ पर आ रही है, मान के चलते वो Q है, उसमें से QR हो रही है वो रिफ्लेक्टेड हो रही है। तो जो रिफ्लेक्शन कांस्टेंट है R इक्वल टू वो हो जाएगा हमारी रिफ्लेक्टेड एनर्जी अपॉन टोटल इंसिडेंट एनर्जी। अगर आपका रिफ्लेक्शन कांस्टेंट 1 है, इसका मतलब आप जितनी भी एनर्जी, जितने भी रेडिएशन आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है मिरर, जो विजिबल के लिए क्या रहता है, आपका एक अच्छा रिफ्लेक्टर रहता है। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है ए, जिसको अवशोषण गुणा कहते हैं। अवशोषण गुणा क्या है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो रेडिएशन आ रहा है उसमें से कितना पोर्शन उसने एब्जॉर्ब कर लिया अपॉन टोटल इंसिडेंट रेडिएशन। तो ये जो रेशियो ये क्या कहलाता है, उसका अवशोषण गुणा कहलाता है। और इसी प्रकार से T होता है ट्रांसमिटेड, तो वो क्या कहलाता है, टोटल ट्रांसमिटेड रेडिएशन अपॉन टोटल इंसिडेंट रेडिएशन। यानी कि रिफ्लेक्शन कांस्टेंट प्लस एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट प्लस ट्रांसमिटेड कांस्टेंट, इन सब का जो सम होगा वो क्या होगा, हमारा 1 होगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी हमको पता चल गई। अब यहाँ पर आता है कि हमारी कुछ इसमें आगे टर्म हमारे काम में आने वाले हैं, एमिसिविटी क्या होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1-2 टर्म और देखते हैं कि तो सबसे पहले आता है हमारे पास एमिसिविटी या उत्सर्जकता क्या होती है। तो उत्सर्जकता का मतलब होता है कि आपका जितना रेडिएशन इस पर आ रहा है, तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम किसी सरफेस में से, ये मान लो कोई सरफेस है, तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इसमें से कितना रेडिएशन या कितनी एनर्जी एमिट हो रही है, वो उसकी क्या कहलाती है, एमिसिविटी कहलाती है। यानी टोटल एमिटेड एनर्जी अपॉन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये हमारी क्या कहलाती है, एमिसिविटी कहलाती है, उत्सर्जकता, जिसको स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है। एक कंसेप्ट और आता है स्पेक्ट्रल एमिसिविटी, ई लैम्बडा कहते हैं। तो उत्सर्जक स्पेक्ट्रल एमिसिविटी क्या रहती है, ये आपकी वही सेम टू सेम ई है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें हम क्या करते हैं, लैम्बडा पर विचार करते हैं, मतलब कि टोटल रेडिएटेड एनर्जी फ्रॉम एनी बॉडी
द रेशियो विथ रेस्पेक्ट टू पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वेवलेंथ। ये एक कंसेप्ट और आ जाता है यहाँ पर लैम्बडा वाला। यानी कि इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कि ये कंसेप्ट क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है आपका कि सपोज करो ये कोई एक बॉडी है या कोई ट्यूबलाइट है जो क्या करती है, रेडिएशन एमिट करती है, तो इसकी कोई ना कोई ई की वैल्यू होगी। अब इसमें से जो रेडिएशन निकल रहे हैं उस सब के लिए लैम्बडा की वैल्यू वेरिएबल, तो मान के चल रहे हैं ये कि हमारा विजिबल है, तो यहाँ पर 4000 एंगस्ट्रम से लगाकर 7000 एंगस्ट्रम के बीच में क्या हो रहा है, रेडिएशन एमिट हो रहा है। तो एमिसिटिविटी में हम क्या करेंगे, उत्सर्जकता के अंदर हम इस सम को ले लेंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, एनर्जी रख रहा है और उत्सर्जित हो रहा है, और 7000 वाला भी लैम्बडा है वो भी क्या कर रहा है, एनर्जी को एमिट कर रहा है। लेकिन एमिसिटिविटी में क्या करेंगे हम, इस में से जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे को चाहिए कि 4550 एंगस्ट्रम वाला रेडिएशन है, उसके लिए इसकी उत्सर्जकता क्या है। यानी कि मैं यहाँ चाहता हूं, या ये ई लैम्बडा ये बताएगा कि इसकी इस वेवलेंथ के लिए उत्सर्जकता क्या है। मतलब पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम जितनी एनर्जी निकलेगी उसमें हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे, तो ये बताएगा कि हमको इस पर्टिकुलर वेवलेंथ वाला लैम्बडा से लगाकर लैम्बडा प्लस डेल्टा लैम्बडा के इंटरवल के बीच में कितने रेडिएशन या उसकी उत्सर्जकता क्या है, तो वो बताता है हमारा स्पेक्ट्रल एमिसिटिविटी। तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है कि ई जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है किसका, ई लैम्बडा इंटू टी लैम्बडा, और ये हो जाएगा हमारा 0 से लगाकर इंफिनिटी के बीच में। तो ये हमारे कुछ टर्म हो गए, उत्सर्जकता क्या है और स्पेक्ट्रल उत्सर्जकता या एक वर्णीय उत्सर्जकता क्या होती है। चलो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ब्लैक बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडी का मतलब है हमारे पास कोई एक ऐसा सरफेस होना चाहिए, एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जिसमें क्या है, कोई रेडिएशन आए और उससे वापस लौटकर कभी भी नहीं जाना चाहिए। यानी ये इसको कंप्लीटली क्या कर देना चाहिए, एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। यानी कि जिसके लिए अवशोषण गुणांक है वो क्या होना चाहिए, 1 होता है। तो वे सारे के सारे पिंड हमारे क्या होते हैं, ब्लैक बॉडी कहलाते हैं। तो वास्तव में क्या होता है कि अब एक थोड़ा इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मेरे पास दो सरफेस हैं। एक मान के चलते हैं कि कोई बुक है वाइट कलर की, और एक मेरे पास क्या है, बुक है लेकिन उसका जो कवर है वो कैसा है, ब्लैक कलर का है। तो मैं क्या देखूंगा कि सनलाइट में यहाँ पर रखता हूँ, तो यहाँ से तो क्या करता हूँ, देखता हूँ इसके सामने काफी मेरे को क्या है कि मतलब एक लाइटिंग दिखाई देती है इस रेंज के अंदर जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है। लेकिन यहाँ पर जब मैं इस ब्लैक वाली को रखता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पर जो लाइटिंग पहले व्हाइट वाली के लिए दिखाई दे रही थी, ये थोड़ी सी कुछ कम हो जाती है या नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्लैक के लिए अवशोषण गुणांक ज्यादा है, इसलिए क्या किया, इस पे जितने रेडिएशन आ रहे थे उसने लगभग सबको क्या किया, एब्जॉर्ब किया है, कम से कम इसने इसको पास आउट किया है। लेकिन कुछ तो हमको यहाँ पर रोशनी मिल ही रही है। इसका मतलब क्या है कि ये ब्लैक बॉडी नहीं है, ब्लैक बॉडी की तरह है लेकिन ब्लैक बॉडी नहीं। ब्लैक बॉडी का मतलब है कि यहाँ से कुछ भी वापस नहीं जाना चाहिए, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट। तो वो हमारा क्या कहलाता है, ब्लैक बॉडी कहलाता है। तो वास्तव में क्या है कि ऐसी कोई बॉडी है नहीं। जैसे इसके लिए अच्छे एग्जाम्पल आते हैं हमारे पास, काजल है या प्लेटिनम की जो काली, वो मतलब बहुत ज्यादा ब्लैक है, तो उसके लिए जो ए की वैल्यू होती है वो 99% या 99 पॉइंट मान के चलो, इसके बाद भी कुछ डीजिट चलेंगे, उतना परसेंटेज है। लेकिन 100% वो भी आपकी ब्लैक बॉडी नहीं होती है। तो इसलिए क्या किए थे वैज्ञानिकों ने, मतलब वास्तव में ऐसी ब्लैक बॉडी नहीं होने के लिए क्या किया थी, ब्लैक बॉडी बनाई थी ताकि हमको क्या चल सके कि ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन है उसका अच्छे से पता चल सके कि उसमें जो रेडिएशन का बिहेवियर है वो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया था वैज्ञानिकों ने, उन्होंने एक ऐसा खोखला कोई एक पिंड लिया था जिसका सामने वाला जो सिरा है वो क्या इस प्रकार से थोड़ा सा ओपन था और ये डबल लेयर था।
और इस लेयर के बीच में उन्होंने क्या किया था, वैक्यूम रखा था ताकि कोई भी रेडिएशन पास आपस में न हो। और यहाँ पर क्या होता है, इसके सामने एक शंकु आकार का पिंड रखा जाता है और इस पूरे के अंदर, सरफेस के अंदर क्या करते हैं कि मतलब यहाँ पर मैं थोड़ा ग्रीन कलर से बता रहा हूँ, इस पूरे सरफेस के अंदर यहाँ पर क्या करते हैं, प्लेटिनम की काली पोत लेते हैं इस पूरे सरफेस के अंदर। जो इनर सरफेस आपको दिखाई दे रहा है इस शंकु से भी होते हुए। अब क्या होता है कि यहाँ पर इसके अंदर जब हमारे पास कभी भी कोई रेडिएशन बाहर से आता है तो वो क्या करेगा, इसके अंदर जाकर कहीं ना कहीं से टकराएगा। इससे टकराने के बाद इस पर टकराएगा, यहाँ पर भी मतलब प्लेटिनम की राख है, अगर यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो यहाँ जाके टकराएगा, यहाँ पर भी प्लेटिनम की राख है, यहाँ पर से नहीं टकराया तो यहाँ पर जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या करता रहेगा, बार बार इसके अंदर टकराता रहेगा जब तक कि ये क्या ना हो जाए, एब्जॉर्ब नहीं हो जाए। तो हमारे पास जितने भी रेडिएशन आ रहे हैं तो सारे के सारे क्या होते हैं, इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसके लिए जो अवशोषण गुणांक है E वो लगभग क्या होता है आपका 100% होता है। तो इसको क्या कहते हैं हम, आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो ब्लैक बॉडी के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था तो वहां पर वैज्ञानिकों ने क्या किया था, इसी ब्लैक बॉडी को, ये एक ब्लैक बॉडी है जहां पर ये इसका होल है जहां से क्या हमको रेडिएशन बाहर निकालना है, और इसको क्या करते हैं किसी टेम्परेचर पर गर्म करते हैं जहां से उसका टेम्परेचर फिक्स किया जाता है, जैसे 500 केल्विन, 800, 1000, 1200, इस प्रकार से अलग अलग टेम्परेचर के लिए इसको सेट किया जा सकता है। और जिस प्रकार से यहाँ पर रेडिएशन अंदर गया था उसी प्रकार से क्या करता है, यहाँ से एक रेडिएशन का बीम बाहर निकलता है, उसको क्या करते हैं एक एनालाइजर या डिटेक्टर की सहायता से क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और देखते हैं कि जो रेडिएशन का बीम यहाँ से पुंज बाहर निकल रहा है उसकी एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी क्या है, और उसके अंदर कौन से वेवलेंथ के तरंगदैर्ध्य है और किसके कम है किसके ज्यादा है। तो ये सारा का सारा एनालिसिस है वो क्या कहलाता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो सबसे पहले क्या किया था, लूमर और प्रिंगसम ने ये प्रयोग किया था। उन्होंने सबसे पहले जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन थी उसका अध्ययन किया था और उसका अध्ययन करने के बाद उन्होंने क्या किया था, रेडिएशन के लिए जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए जो उन्होंने कर्व मिले थे वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर तो आ जाएगा हमारा वाई एक्सिस पर क्या, ये एक्स एक्सिस पे आ जाएगा लैम्बडा और वाई एक्सिस पर आ जाएगा हमारा ई लैम्बडा। ई लैम्बडा का मतलब है एक वर्णी उत्सर्जकता, या इसको यू लैम्बडा डी लैम्बडा भी कह सकते हैं। ये यू लैम्बडा डी लैम्बडा आपको बाद में पता चलेगा क्या है। तो यहाँ पर उन्होंने ई लैम्बडा लिया और यहाँ पर उन्होंने लैम्बडा को लिया। तो उन्होंने देखा कि अलग अलग ताप के लिए जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए जब कर्व प्लॉट करते हैं तो वो कर्व कुछ इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। ये पहला कर्व, ये दूसरा कर्व, ये तीसरा कर्व, ये चौथा कर्व। तो यहाँ पर जैसे ये वाला कर्व है, ये मान के चलो 800 डिग्री केल्विन के लिए है। ये वाला जो दूसरा कर्व है ये मान के चलो हमारे पास 1000 केल्विन के लिए है। कर्व सी है जो मान के चलते हैं कि 1200 केल्विन के लिए है, और ये जो डी कर्व है वो मान के चलो 1400 केल्विन के लिए। तो ये इस प्रकार से जो कर्व मिलते हैं, तो ये कर्व ऐसे क्यों मिलते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू ज्यादा क्यों है, लैम्बडा के साथ इसका बिहेवियर ऐसा क्या होता है। तो ये क्या है, क्लासिकल फिजिक्स इस घटना को नहीं समझा पाई थी, इसलिए मैक्स प्लांक ने लगभग 8 सप्ताह के प्रयास के बाद इस चीज को फाइंड आउट किया था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन की व्याख्या हम क्लासिकल फिजिक्स के बेस पर कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसकी व्याख्या एक ही कंडीशन में की जा सकती है, अगर हम क्या करते हैं, ऊर्जा का जो वितरण है या जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम क्या करें, क्वांटा या पैकेट के रूप में ले लें, तो हम क्या कर सकते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की व्याख्या कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे कि
इस कार्यों की क्या क्या प्रॉपर्टी है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, उसको हम समझेंगे। तो इस प्रकार के ग्राफ प्राप्त हुए थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर। तो यहाँ पर हमारा क्या है, यू लैम्बडा डी लैम्बडा या स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ पर है हमारा एक्स एक्सिस पर क्या है, लैम्बडा। तो ये जो येलो वाला है ये हमारा 800 केल्विन के लिए है, ग्रीन वाला है वो 1000 केल्विन के लिए है, ब्लू वाला है वो 1200 केल्विन और रेड वाला है वो 1400 केल्विन। तो 4 अलग अलग टेम्परेचर के लिए क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कर्व आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टीज है, जो इसके अभिलाक्षणिक गुण है, तो इसका जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन ब्लैक बॉडी के आकार, रंग, रूप पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब रेडिएशन कितना निकलेगा वो केवल उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी थी। यानी कि ब्लैक बॉडी में से क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ा होगा उसी के अकॉर्डिंग उसमें से रेडिएशन निकलेंगे, वो उसके रंग, रूप, आकार पर डिपेंड नहीं करते। दूसरा ये आता है कि प्रत्येक ताप पर ब्लैक बॉडी में से रेडिएशन निकलते हैं और सभी तरंग दैर्ध्य के निकलते हैं। जैसे कि 800 केल्विन पर देख लो, आप देखो कि 0.5 से लगाकर 2 ऐसे आगे भी दे जाएंगे तो आपको क्या, देखो ये वाला रेडिएशन, ये सारे आपको क्या रेडिएशन जोन मिल रहा है। यहाँ से कहीं भी कर्व टूटा हुआ नहीं है, प्रत्येक टेम्परेचर पर निकला, चाहे आप 1000 केल्विन ले लो, 1200, 1400 कोई भी ले लो, तो आपको प्रत्येक टेम्परेचर पर क्या है, कोई ना कोई विकिरण वाला रेडिएशन मिल ही रहा है, जिसकी वेवलेंथ कुछ भी हो सकती है। तो तीसरी प्रॉपर्टी ये आती है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो तीव्रता है, यानी यू लैम्बडा डी लैम्बडा की वैल्यू है, वो क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है तरंग दैर्ध्य के साथ। देखो लैम्बडा बढ़ रहा है तो आपका क्या हो रहा है, कर्व बढ़ रहा है। फिर एक विशेष लैम्बडा पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, जो कि यहाँ पर हो रही है, और उसके बाद उसमें वापस कमी आना प्रारंभ हो जाती है। ऐसा कैसा, इसके लिए देख लो आप, टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप लैम्बडा जा रहा है, यू लैम्बडा की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पर इसका पीक आ गया, इसका पीक यहाँ पर था। फिर तीसरे के लिए देखो, धीरे धीरे क्या हो रही है, यू लैम्बडा की वैल्यू बढ़ रही है 1200 के, पीक यहाँ आ गया, उसके बाद वापस वैल्यू कम, और ऐसा कैसा 1400 के लिए। तो यानी कि टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, उससे उत्सर्जित यू लैम्बडा डी लैम्बडा की वैल्यू लैम्बडा के बढ़ने के साथ बढ़ती है और फिर अपने अधिकतम मान को ग्रहण करती है। उसके बाद उसकी वैल्यू वापस कम होने लग जाती है। चौथा रिजल्ट ये आता है कि जिस वेवलेंथ पर, एक नियत ताप पर, जिस वेवलेंथ पर लैम्बडा इक्वल टू मान के चलते लैम्बडा एम, जहां पर अधिकतम यू लैम्बडा था, जैसे कि इसके लिए यहाँ पर था, इस लैम्बडा के लिए ये लैम्बडा एम हो जाएगा। 1000 वाले के लिए यहाँ पर अधिकतम यू लैम्बडा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका लैम्बडा एम है। इसके लिए यहाँ लैम्बडा एम हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर लैम्बडा एम हो जाएगा। यानी कि जहां पर किसी नियत ताप पर एक विशेष लैम्बडा पर अधिकतम यू लैम्बडा होती है, वह बिंदु ताप बढ़ने के साथ साथ कम तरंग दैर्ध्य की ओर शिफ्ट होता जाता है। यानी कि लैम्बडा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। इसको देखो, समझो कि 800 केल्विन पर देखो, यहाँ पर ये मैक्सिमम था, 1000 के लिए आ रहा है, 1200 के लिए अधिकतम है और 1400 के लिए ये। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्बडा एम है, देखो वो इसके लिए यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, और फिर क्या आ गया, इसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्बडा है वो यहाँ आ गया। तो लैम्बडा देखो, हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, लैम्बडा क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, कहाँ पर, लघु तरंग दैर्ध्य को। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हमारा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, या वीन का विस्थापन का नियम कहते हैं, जो क्या बताता है कि लैम्बडा एम प्रोपोर्शनल है किसके, 1/T के। और ये हमारे कुछ गुणधर्म है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के, जो क्लासिकल फिजिक्स नहीं बता पाई थी। तो बाद में क्या किया था, मैक्स प्लांक ने क्वांटा के बेस पर, क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पर, या एक नई हाइपोथेसिस देकर इसकी सफलतापूर्वक व्याख्या की थी। धन्यवाद।